गुप्तोत्तर काल में परिवार व्यवस्था का विवेचन करते समय हमको यह जान लेना आवश्यक हो जाता है कि इस समय सामाजिक अनुक्रम में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक गतिशीलता तो दिखाई दे ही रही थी और इस सामाजिक गतिशीलता ने पारिवारिक ढांचे को भी व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। लगभग 600 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच के पारिवारिक ढांचे के अध्ययन में हमें कई मूलभूत परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, जिनके बारे में हम अब विस्तार से समझने की चेष्टा करेंगे। गुप्तोत्तर काल के साहित्य से ज्ञात होता है कि परिवार में पति का ही स्थान सर्वोच्च था। मत्स्य पुराण के अनुसार पत्नी को अपने पति की देवता की भांति पूजा करनी चाहिए। वेद व्यास ने लिखा है कि यदि पति विदेश गया हो तो पत्नी को अपने शरीर को सुखाकर कांटा कर लेना चाहिए और किसी प्रकार का श्रृंगार साधन नहीं करना चाहिए। 10 कुमार चरित्र में लिखा हुआ है कि पति ही पत्नी का देवता है और यदि पति उसे त्याग दे तो उसका जीवन मृत्यु से भी अधिक संतापदायी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमें साहित्यों के विवरण प्राप्त होते हैं उनसे यह पता चलता है कि साधारणतया पत्नियां पतियों के प्रति पूर्णतया निष्ठा रखा करती थीं और घर का सभी प्रबंध बड़ी योग्यता से करती थीं। बाणभट्ट के कादंबरी से ज्ञात होता है कि उच्च परिवार की कन्याओं को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। इस काल में गंधर्व विवाह को निंदनीय समझा जाने लगा था। मेधा तिथि के अनुसार माता पिता को ही अपनी पुत्री का विवाह निश्चित करना चाहिए। कन्याओं का विवाह यौवनारंभ के पूर्व ही करने के पक्ष में मेधा तिथि दिखाई देते हैं। मेधा तिथि का यहाँ तक मानना है कि यौवनारंभ से 3 वर्ष तक यदि कन्या का पिता उसके लिए योग्य वर न ढूंढ सके तो पुत्री स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज कर सकती है। गंधर्व विवाह भी कन्या के पिता की स्वीकृति से ही किए जाते थे। कथा सरित सागर से भी इस मत की पुष्टि हो जाती है कि उचित अवस्था में कन्या का विवाह करना इस काल में पिता का ही उत्तरदायित्व समझा जाता था। इस काल के अनेक अभिलेखों से भी यह ज्ञात होता है कि शासकों की कई रानियां हुआ करती थी। इनमें कुछ विवाह स्वयंवर विधि से भी हुआ करते थे, जैसे कि चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ का स्वयंवर विवाह, किंतु ऐसे विवाह समाज में अपवाद स्वरूप ही प्रचलित थे। जहाँ तक पति पत्नी के संबंधों की बात की जाए तो इस काल के स्मृतिकारों का मत है कि पत्नी को पूर्णतया पति के प्रति ही अनुरक्त रहना चाहिए और उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। मेधा तिथि का मानना है कि पत्नी को पति के पैर दबाने चाहिए और सेवक की भांति उसकी हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए। किंतु साथ ही साथ मेधा तिथि यह भी मानता है कि पति को भी अपनी पत्नी से किसी भी अवस्था में घृणा नहीं करनी चाहिए, उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मेधा तिथि का मानना है कि पति पत्नी के बस शरीर भिन्न हैं, किंतु दोनों के अधिकार समान हैं, दोनों के कार्य एक समान हैं, दोनों ही कानून के द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यदि पति पत्नी पर अत्याचार करे तो वह राजा को प्रार्थना पत्र देकर अपने को उसके अत्याचार से मुक्त करा सकती है और यही चीज़ पति के संबंध में भी लागू होता है। यदि वह पत्नी के अत्याचारों से पीड़ित हो तो वह राजा को इस संबंध में प्रार्थना पत्र दे सकता है।
मेधातिथि और विज्ञानेश्वर दोनों का मानना है कि पति को चाहे 100 पाप क्यों न करना पड़े, लेकिन पत्नी के भरण पोषण का कर्तव्य पति का होता है। ऐसे में यदि पति को विदेश जाना पड़े तो भी उसे अपनी पत्नी के भरण पोषण का प्रबंध करके ही जाना चाहिए। मेधातिथि तो यहाँ तक मानते हैं कि चाहे पति पत्नी से घृणा करे तो भी उसके भरण पोषण की व्यवस्था करना उसका कर्तव्य है। हाँ, जब पत्नी को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए तो पति को उसे छोड़ने का अधिकार है, किंतु इस दशा में भी उसके अलग घर में रहने और उसके भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करना पति का कर्तव्य समझा जाता था। मेधातिथि का मत है कि पत्नी को डांट कर ही उसे ठीक मार्ग पर लाना चाहिए, और यदि इस पर भी वह ठीक मार्ग पर न आए तो उसे यदा कदा ताड़ित करना चाहिए या पीटना चाहिए। किंतु मेधातिथि के अनुसार यदि पति चाहे तो पत्नी को आर्थिक दंड भी दे सकता है। मेधातिथि का यह मत भी था कि धर्म, अर्थ और काम के संबंध में स्त्रियां स्वतंत्र नहीं हैं। अपने पति की अनुमति से ही वह इन कार्यों के लिए धन खर्च कर सकती हैं। शुक्र नीति सार, जो कि 13वीं शती ईस्वी का एक ग्रंथ है, उसमें पत्नी के कुछ कर्तव्यों को गिनाया गया है। जैसे उसे पति से पहले उठना चाहिए, सब बर्तन साफ करने चाहिए, घर में झाड़ू लगाना चाहिए, परिवार के गुरुजनों का अभिवादन करना चाहिए, गुरुजनों या वरिष्ठ जनों का। स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से धर्म, अर्थ और काम के लिए धन व्यय करने का अधिकार नहीं है। पत्नी को मन, वचन, कर्म से पवित्र होना चाहिए। उसे अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, छाया की भांति उसका अनुसरण करना चाहिए। पति के अच्छे कार्यों में उसका व्यवहार मित्र के समान होना चाहिए। उसके आदेशों का सेवक की भांति पालन करना चाहिए। घर पर उसकी वाणी मधुर और व्यवहार नम्र होना चाहिए। पति सब कुछ देता है, इसलिए पत्नी को उसकी पूजा करनी चाहिए। पत्नी को संगीत और नम्र व्यवहार से अपने पति को अपनी ओर मोहित करना चाहिए। इन व्याख्याओं से, इन विवेचनों से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में पति का पत्नी पर पूर्ण अधिकार होता था। शुक्र नीति के अनुसार परिवार में माता की अपेक्षा पिता की आज्ञा का अधिक महत्व था। अब 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के टीकाकारों का तो यहाँ तक मानना था कि पति को पत्नी को घर के कार्यों में इतना व्यस्त रखना चाहिए कि उसे दूसरे पुरुषों या पर पुरुष के बारे में सोचने का अवसर ही ना मिले, मौका ही ना मिले। हालांकि परित्यक्ता पत्नी के भोजन और भरण पोषण का पूरा प्रबंध करने की व्यवस्था हमारे व्यवस्थाकारों ने की है। और यह भी कहा है कि यदि पति बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी को त्याग दे तो राजा को उसे चोर की भांति दंड देना चाहिए। पत्नी को भी संपत्ति में पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे, और ऐसे में टीकाकारों का मत है कि यदि पति की बिना पुत्र के मृत्यु हो जाए तो पत्नी पति की सारी संपत्ति की स्वामिनी हो सकती है। यदि पत्नी भी जीवित न हो तो पुत्री भी पिता की संपत्ति की स्वामिनी हो सकती थी। यद्यपि इस काल में पत्नी और पुत्री की स्थिति कुछ संपत्ति को लेकर अच्छी दिखाई देती है, किंतु सामाजिक स्थिति उसकी बहुत गिरी हुई दिखाई देती है, और पत्नी की स्थिति तो आज्ञाकारी सेवक से अच्छी नहीं दिखाई देती। हालांकि संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार की सफलता का आधार दूसरों के लिए त्याग की भावना था। परिवार में माता, पिता, बालकों, वृद्धों, सेवकों के सुख के लिए अनेक कष्ट
ये सभी बड़े हर्ष के साथ सहन करते थे। यही नहीं, पंच महायज्ञों के द्वारा वे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते थे। आगे चल कर के 9वीं शताब्दी के बाद के व्याख्याकारों ने व्यक्तिवाद की प्रवृत्तियों को भी मान्यता दी और उभयपक्षीय सिद्धांत के आधार पर कानूनों में संशोधन भी किए, किंतु उन्होंने भी संयुक्त परिवार तथा पितृबंधुओं के पारिवारिक संगठन पर बल दिया। संयुक्त परिवार प्रणाली के कुछ गुण दोष दिखाई देते हैं। जैसे कि अच्छाई की बात करें तो संयुक्त परिवारों में प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता था और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध होते थे। दूसरा लाभ यह था कि बालक को अपने पैतृक व्यवसाय की बहुत अच्छी शिक्षा मिल जाती थी। तीसरा लाभ यह था कि बालक भारतीय संस्कृति के मूल तत्व अपने माता पिता से प्राप्त करके उन्हें अपने आगे की पीढ़ियों को हस्तांतरित कर देता था। सत्य से प्रेम, दूसरों के लिए त्याग की भावना और मानव मात्र का कल्याण करने की तीव्र इच्छा के गुण ऐसे थे जो परिवार में बालक सहज ही प्राप्त कर लेता था। अब इस संयुक्त परिवार प्रणाली के कुछ दोष भी दिखाई देते हैं। जैसे कि इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि कुछ व्यक्ति यह जानते थे कि चाहे वह कार्य करें अथवा न करें, उन्हें रहने के लिए स्थान, वस्त्र और भोजन तो मिलेगा ही। इस आधार पर वे जो कुछ व्यक्ति थे आलसी हो जाते थे। दूसरा यह था कि दूसरे पर निर्भर होने की प्रवृत्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को कठिन परिश्रम करके अपनी शक्ति का पूर्ण उपभोग नहीं करने की आदत का धीरे धीरे विकास करना प्रारंभ कर दिया। इससे समाज की हानि हुई। तीसरा यह कि संयुक्त परिवार में स्त्रियों में व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसर नहीं मिल पाता था। फिर भी संयुक्त परिवार प्रणाली जो कि प्राचीन भारतीय समाज में दिखाई देती है, आधुनिक दौर में उतनी प्रासंगिक नहीं रह जाती है, क्योंकि संयुक्त परिवार प्रणाली में वर्तमान अर्थव्यवस्था में परिवार का, इसलिए संयुक्त परिवार प्रणाली उपयोगी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वर्तमान अर्थव्यवस्था में परिवार का प्रत्येक सदस्य जब तक अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग न करे तो जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है और संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य अपना पूर्ण उत्तरदायित्व तो नहीं समझता है। इस काल में प्रत्येक व्यक्ति अपना हित साधने में लगा हुआ है, दूसरों के हित की उसे लेस मात्र भी चिंता दिखाई नहीं देती है। अपवाद हर जगह होते हैं, यद्यपि फिर भी ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे वातावरण में संयुक्त परिवार की सफलता की कल्पना करना किसी दुस्साहस से कम न होगा। प्राचीन भारत की संदर्भ व परिस्थितियाँ भिन्न थीं। आधुनिक दौर की संदर्भ व परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, जिनको प्राचीन काल के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखा जाना उचित नहीं हो सकता है। उस समय की अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था के प्रकारों में भिन्नता से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि समय में हुए बदलाव ने, परिस्थितियों में हुए बदलाव ने हमारी परिवार प्रणाली को भी परिवर्तित कर दिया है। और आज आधुनिक समाज जो है, जहाँ संयुक्त परिवार प्रथा बहुत कम दिखाई देती है, बावजूद इसके संयुक्त परिवार प्रथा जो है नैतिक प्रतिमानों को लेकर एक उच्च आदर्श स्थापित करती है और इसके चलते संयुक्त परिवार को अभी भी एक श्रेष्ठ विकल्प माना जा सकता है।